नमस्कार, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं पारस सर भविष्य के सभी शिक्षक शिक्षिकाओं का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। प्यारे साथियों, आज मैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर आया हूं, जो कि आपके सिलेबस के अनुसार तैयार किया गया है, जिसमें कुल प्रश्नों की संख्या 30 है। इसमें पहले 15 प्रश्न पेडागोजी के देखने को मिलेंगे, उसके बाद आपको गद्यांश और पद्यांश भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। आप सभी लोग इस प्रैक्टिस सेट को अवश्य लगाएं और हमारा टारगेट है 30 अंक में से 30 अंक लाना, क्योंकि अब की बार वर्ग 3 एग्जाम पार। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। लेखन क्षमता का विकास करने के संदर्भ में आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ऑप्शन है सुंदर लेखन का अभ्यास, मानक वर्तनी का प्रयोग, सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति, या फिर दिए हुए बिंदुओं और निर्देशों के आधार पर निबंध लिखना। तो लेखन क्षमता के विकास करने के संदर्भ में जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है वो है सुनी पढ़ी और समझी हुई बातों की स्वाभाविक लिखित अभिव्यक्ति। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलने चाहिए, इस कथन के समर्थन में कौन सा तर्क काम करेगा? जो ये कथन का दिया गया है कि भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं को भी जगह मिलनी चाहिए, तो बताना इस कथन का समर्थन कौन करेगा? इससे भाषाओं के बीच द्वंद्व नहीं होगा, इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है, या फिर इससे भाषा की सभी भाषाओं को स्थान दिया जा सकेगा, या फिर इससे त्रिभाषा सूत्र का पालन किया जा सकता है। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। इससे भाषागत विविधता को सही रूप में संबोधित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और भैया इससे पहले की क्लास आपने नहीं देखी है, प्ले लिस्ट में आपको सारे सब्जेक्टों की क्लासें मिल जाएंगी। चलिए, कहा गया है पूरक पठन सामग्री का क्या उद्देश्य है? भाषा की नियमबद्धता को सिखाना, शिक्षक की सहायता से बच्चों को पढ़ाना लिखाना नहीं, सहपाठियों की सहायता से पढ़ना सीखना नहीं, बल्कि भाई पूरक पठन सामग्री का उद्देश्य होता है द्रुत गति से पठन की योग्यता का विकास करना। द्रुत गति का मतलब होता है तीव्र गति से पठन की योग्यता का विकास करना। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में आप किस सवाल को सबसे बेहतर मानते हैं? भैया आप टीचर हैं, एक बताइए आप हिंदी भाषा के प्रश्न पत्र में इन 4 सवालों में से किसको बेहतर मानेंगे? संज्ञा की परिभाषा बताइए, लाल बहादुर शास्त्री के बचपन का क्या नाम था, बाबा भारती क्यों उदास थे, या फिर अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते? तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है भाई वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा भाई? क्योंकि यहां पर देखिए आप, अगर आप बाबा भारती की जगह होते तो क्या करते, मतलब इसमें बच्चे को स्वयं की अभिव्यक्ति को व्यक्त करने का मौका मिलेगा, जिससे हमें बच्चे के अभिव्यक्ति का पता चलेगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ ही जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि यदि आपको भाषा की कक्षा को एक समावेशी कक्षा बनाना है तो बताइए उसके लिए आवश्यक क्या होगा? पाठ्यक्रम को कम कर दिया जाए। भैया पाठ्यक्रम कम करने से कक्षा समावेशी नहीं बन सकती। भाषाई कुशलताओं का आकलन ना किया जाए, ये तो भैया नेगेटिव कथन है।
पाठ्य पुस्तक के पाठ कम कर दिया जाए, तो भैया इससे भी काम बनने वाला नहीं है, बल्कि क्या है मेरे भाई, विभिन्न प्रकार की दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाए, क्योंकि समावेशी कक्षा में क्या है, विभिन्न योग्यता के बच्चे हैं, इसलिए आपको क्या है, विभिन्न प्रकार की दृश्य और श्रव्य सामग्री का प्रयोग करना है, जिससे जो हमारा अधिगम है वो रुचिकर हो और बच्चे उसे तीव्र गति से सीखें। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। चलिए यहां पर कहा गया है अंतः वाक्य की संकल्पना किससे संबद्ध है। अंतः वाक्य मतलब क्या है, स्वयं अपने से बातचीत करना। ठीक है, आपको ये पता होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बताना है किससे संबद्ध है, चामस्की से, पावलोव से, वाइगोत्स्की से या फिर स्किनर से। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। ठीक है, अंतः वाक्य की संकल्पना वाइगोत्स्की महोदय से संबंधित है। चलिए प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन कैसा है। भैया पूर्णतः सही है, आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या फिर व्यर्थ का है। देखिए भैया पूर्णतः गलत है, ये तो भैया काट दो, व्यर्थ का है ये भी काट दो। अब बचा हमारे पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो ध्यान रखिए भैया, भाषा और चिंतन में संबंध होता है, ये कथन क्या है, पूर्णतः सही है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन ए के साथ है, चला जाएगा, क्योंकि भाषा चिंतन करने की वस्तु है। भाषा को हम जितना अधिक प्रयोग करेंगे उतनी ही उसकी वस्तुनिष्ठता प्रमाणिक होगी, और यह चिंतन के द्वारा ही संभव है। अतः हम कह सकते हैं भाषा और चिंतन में संबंध है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 8 पर आते हैं। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए भाषा के बारे में इन 4 कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है, ये तो भैया सही है। बहुभाषिकता बच्चे की अक्षमता का निर्माण करती है, बिल्कुल भाई। भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन यहां पर ऑप्शन डी में हम देखें भाषागत विविधता एक समस्या है, तो भैया भाषागत विविधता एक समस्या नहीं है, मतलब ये कथन क्या है, सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। नेहा अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या करेंगे। भैया आप एक टीचर हैं और आपकी कक्षा की लड़की जिसका नाम नेहा है वह अपनी बात कहते समय मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, तो आप क्या करेंगे। तो भैया ऑप्शन है लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए उसे सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे। क्या है, लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से उसके वाक्य को दोहराएंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए उसे डांटेंगे, भैया मैं कई बार बोल चुका हूं डांटने की या डराने की बात नहीं होती है। ठीक है, ये शब्द गलत हैं, ऐसा भी नहीं है। आप एक शिक्षक हैं, शिक्षक का कार्य होता है बच्चे को सही मार्गदर्शन देना। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। ठीक है, और जिन साथियों ने भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहां पर आपको ऐसी ही क्लास है डेली मिलती हैं बिल्कुल निःशुल्क। ओके, चलिए भाषा की कक्षा में यह जरूरी है कि, बताइए भाषा की कक्षा में क्या जरूरी होता है। भाषा की पाठ्य पुस्तक पर विशेष ध्यान दिया जाए। देखिए विशेष ध्यान पाठ्य पुस्तक पर दिया जाए ये जरूरी नहीं होता है। बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें क्या, नहीं मेरे भाई, बच्चे मानक भाषा में ही बातचीत करें यह जरूरी नहीं होता है, क्योंकि भैया बच्चे प्राइमरी लेवल के हैं तो वह अपनी मातृभाषा का प्रयोग भी करेंगे साथ में, है ना। भाषक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी को पीछे ना छोड़ा जाए, तो ये बिल्कुल सही है हमारा ऑप्शन सी।
यदि किसी बच्चे की भाषक पृष्ठभूमि के आधार पर बच्चा पीछे है तो आपको उसे साथ में लाना है, ठीक है, जो भी समस्या है उसे दूर करना है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर है कि भाषक पृष्ठभूमि के आधार पर किसी भी बच्चे को पीछे ना छोड़ा जाए, ठीक है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। क्योंकि देखिए यहां पर कहा गया है यदि बच्चे को पीछे छोड़ देंगे शिक्षक तो वह अन्य बच्चों से पिछड़ जाएगा तथा उनका भाषक विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं। भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है? बताना है इसमें सबसे कम प्रभावशाली कौन सा है। प्रश्नों के उत्तर लिखना, संवाद, अदायगी, परिचर्चा करना, घटना का वर्णन करना। तो यहां पर हम देख रहे हैं भैया प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये तो क्या है भैया सबसे कम प्रभावशाली होगा ऑप्शन ए, ठीक है। बाकी तो आप समझते हैं परिचर्चा, घटना का वर्णन करना या संवाद, अदायगी, इसमें क्या है विचारों का आदान प्रदान होगा इनमें, इसलिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भैया क्या बोला गया है यहां पर? प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाने का सर्वोपरि उद्देश्य है। भैया प्राथमिक स्तर पर बच्चों को भाषा सिखाई जाती है तो बताना है इसका सर्वोपरि उद्देश्य क्या है। मुहावरे, लोकोक्तियां का ज्ञान प्राप्त करना, क्या भैया ये भाषा सिखाने का उद्देश्य है? नहीं मेरे भाई। कहानी, कविताओं को दोहराने की कुशलता का विकास करना, दोहराने की कुशलता का विकास करना क्या आपको बच्चे की? नहीं करना भैया हमें। तेज प्रवाह के साथ पढ़ने की योग्यता का विकास करना, नहीं, बल्कि आपको क्या करना है जो बच्चे हैं अपनी बात को दूसरे के समक्ष अभिव्यक्त करने की कुशलता उनमें प्राप्त हो जाए। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन डी के साथ है, चला जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। भैया पेडागोजी रटने की बात नहीं होती है, मैं हर क्लास में बोलता हूं जब आप पेडागोजी पढ़ो भैया तो आप उसे समझने का प्रयास करें, ठीक है, समझते हुए पढ़ें, रटना बिल्कुल नहीं है। ओके, लिखना, बताइए लिखते हैं जो हम किसी भी बात को, लिखना क्या है भैया? एक बेहद जटिल प्रक्रिया है क्या? नहीं भैया, जटिल प्रक्रिया तो नहीं बोल सकते हम, ठीक है। एक अनिवार्य कुशलता है जिसे जल्दी प्राप्त किया जाना है, नहीं, ये भी नहीं बोल सकते। एक अत्यंत यांत्रिक क्रिया है, भैया यांत्रिक क्रिया कहां से हो जाएगी? इसमें थोड़ी मशीनों का यूज हो रहा है कि इसमें मशीनें चाहिए फिर आप लिखोगे, नहीं, बल्कि लिखना क्या है? एक तरह की बातचीत है। राइट आंसर यहां पर मेरे भाई ऑप्शन सी के साथ है, चला जाएगा। किसी भी छात्र को कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर पूछ सकते हैं, क्योंकि पारस फ्री एजुकेशन आपका एक परिवार है, ठीक है, हम सब एक परिवार के सदस्य हैं। आपको जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। चलिए कक्षा 1 के बच्चे खालिस्तान एवं खालिस्तान से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं। घर परिवार और पड़ोसी, घर परिवार और परिवेश, घर परिवार और दोस्तों, या फिर घर परिवार और टीवी। तो देखिए भैया यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो जाएगा घर परिवार और परिवेश, मतलब वहां का जो परिवेश है, ठीक है भैया। जो परिवेश में क्या है आस पड़ोस सब आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ है, चला जाएगा। कक्षा 1 के बच्चे घर परिवार और परिवेश से प्राप्त बोलचाल की भाषा के अनुभवों को लेकर ही विद्यालय आते हैं, और शिक्षक को बच्चों की मातृभाषा को सम्मान देना चाहिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 पर आते हैं भाई। क्या कहा गया है वो हम देख लेते हैं, ठीक है। इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? बताइए भाई यहां पर प्राथमिक स्तर पर कौन सा हिंदी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, मतलब नेगेटिव की यहां पर होए। तो यहां पर देखिए संदर्भ के अनुसार
अनुमान लगाकर पढ़ने का प्रयास करना, ये तो भैया सही है। चित्रकारी को स्वयं की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाना, ये भी अभी हम सही बोल सकते हैं। बच्चों की घर की भाषा और स्कूल की भाषा में संबंध बनाते हुए उसे विस्तार देना, बिल्कुल भाई। सुनी गई बातों को ज्यों का त्यों दोहराना, भाई मेरे प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का ये उद्देश्य कदापि नहीं होता है कि छात्र सुनी हुई बातों का ज्यों का त्यों दोहराए, बल्कि बच्चा क्या करना चाहिए, स्वयं अपनी भाषा में उसे व्यक्त करना चाहिए बच्चे को, ठीक है। ज्यों का त्यों दोहराना ये उद्देश्य नहीं होता है, ठीक है। चलिए भैया हमने 15 प्रश्न पेडागोजी की पढ़ लिए हैं, अब आते हैं हम सीधे गद्यांश पर, फिर उसके बाद आएंगे हम पद्यांश पर, ठीक है। आप सभी लोग भैया गद्यांश पद्यांश भी ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहां पर भाई हम गद्यांश को पढ़ लेंगे। गद्यांश छोटा सा ही देख सकते हैं आप, इतना सा ही गद्यांश है। देखिए यहां पर कहा गया है प्रश्न संख्या 16 से 24 तक निम्न गद्यांश को पढ़कर आपको निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प को चुनना है। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। कहा गया है 22 दिसंबर 1939 को श्री धनसिंह नागरकोटी का घर रिसने लगा। मल्ली ताल में दाहिनी ओर बड़े कुछ घर भी रिसने लगे। जाड़ों के दिनों में रिसना कम ही होता था, पर अब का पता नहीं क्यों पहाड़ों पर बने घरों में भी इस रिसाव की वजह इस कारण ठंड का प्रभाव कुछ ज्यादा ही होने लगा। संतोष की बात थी कि शाम तक पानी का जोर हल्का पड़ने लगा, पर रात को जो बर्फ गिरनी शुरू हुई तो अगले 2 दिन तक थमने का नाम ही नहीं लिया। 24 दिसंबर की शाम तक आकाश खुल गया। अब लोग व्हाइट क्रिसमस या श्वेत बड़ा दिन मनाने की तैयारी में जुट गए। बड़ा दिन जब आया तो सूर्योदय के दर्शन हुए। छतों पर की बर्फ खिसक कर गिरकर घरों के सामने आकर जमा हो गई थी। उसे हटाकर रास्ता साफ किया गया। पिघलती बर्फ के कारण हाड़ कपाने वाली सर्दी में भी लोगों का उत्साह कम नहीं हुआ था और वे परस्पर क्रिसमस की शुभकामनाएं और डालियों का आदान प्रदान करने में लगे, ठीक है। तापमान 0 से 3 डिग्री नीचे हो गया था। पानी की आपूर्ति नलों के भीतर पानी के जमने से उनके फट जाने से रुक गई थी, ठीक है। छोटा सा गद्यांश था भाई हमने पढ़ लिया है। अब हमें प्रश्न को उत्तर देना है, प्रश्न क्रमांक 16 से लेकर प्रश्न क्रमांक 24 तक। चलिए गद्यांश में क्रिसमस के लिए व्हाइट क्रिसमस शब्द इसलिए आया है क्योंकि क्रिसमस के अवसर पर सभी लोग सफेद रंग के कपड़े पहनते हैं। भैया ऐसी तो यहाँ पर बात ही नहीं की गई है। क्रिसमस के अवसर पर सभी लोग सफेद केक खाते हैं, नहीं, केक की बात ही नहीं हुई, क्योंकि यहां पर आपको जो आंसर देने हैं वो गद्यांश के आधार पर देने हैं। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी, तो ये बिल्कुल सही है भैया। क्रिसमस के अवसर पर बहुत बर्फ पड़ी थी, इसलिए यहां पर शब्द क्या आया है, व्हाइट क्रिसमस, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना हमेशा ज्यादा होता है, इस बार ज्यादा था, या फिर कभी कभी होता था, इस बार कम था। तो वहां पर क्या कहा गया भाई गद्यांश में, इस बार रिसाव थोड़ी ज्यादा था जिसकी वजह से ठंड लग रही थी। तो इस बार क्या है, रिसाव ज्यादा था। ओके, ऑप्शन बी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए संतोष की बात क्या थी, बताइए संतोष की क्या बात थी कि शाम को ठंड का प्रभाव ज्यादा नहीं था, नहीं। सुबह ठंड का प्रभाव बिल्कुल नहीं था। शाम को बारिश रुक गई या फिर शाम को बारिश कम होने लगी। तो भाई मेरे संतोष की बात ये थी कि शाम को बारिश कम होने लगी, ठीक है। वहां पढ़ा ना हमने कि शाम को बारिश कम होने लगी थी, मतलब उसका जोर कम हो गया था, वहां पर ये बोला गया है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं। जाड़े के दिनों में पानी का रिसना, बताइए जाड़े के दिनों में जो पानी का रिसना भैया वह कब से प्रारंभ हुआ था। तो गद्यांश में देखा भैया 22 दिसंबर से हुआ था। कब से, 22 दिसंबर से। तो यहां पर हम देख लेते हैं भाई,
कब हुआ था? 22 दिसंबर से हुआ था। तो यहां पर देखिए 22 दिसंबर की सुबह से वहां पर बात हुई ना, तो यहां पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 20 पर। पानी की आपूर्ति क्यों नहीं हो पाई थी? भैया हमने पढ़ा ना, अभी बर्फ जम गई थी नलों में। ठीक है, तो क्या है? ऑप्शन बी में आप देखें, पानी नलों में जम गया था, जिसकी वजह से क्या है, वो फट भी गई थी पाइप, वहां पर कहा गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं प्रश्न क्रमांक 21 पर। कहा गया है गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि पहाड़ों पर जीवन आसान है। ये तो भैया नहीं कहा गया, क्योंकि यहां पर समस्या की बात की गई है भैया कि पहाड़ों पर बहुत समस्याएं होती हैं, पहाड़ों पर हमेशा त्योहार मनाए जाते हैं। नहीं भैया, जब त्योहार होगा जब मनाया जाएगा। पहाड़ों पर हमेशा बर्फ जमी रहती है, तो ऐसा भी नहीं है। पहाड़ों पर जीवन व्यतीत करना कठिन होता है, तो यहां पर ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त गद्यांश के अनुसार हम कह सकते हैं कि पहाड़ों पर जीवन को व्यतीत करना कठिन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम प्रश्न क्रमांक 22 पर आते हैं। हाड़ कपाने वाली सर्दी से क्या आशा है? वहां पर कहा गया है ना कि जब लोगों ने उस बर्फ को साफ किया, ठीक है, हाड़ कपाने वाली सर्दी थी, फिर भी लोगों का उत्साह कम नहीं हो रहा था। तो हाड़ कपाने वाली सर्दी से भैया ऐसा है, हड्डी कपाने वाली सर्दी, मतलब जिसमें हड्डी भी कपने लगी, ऐसी सर्दी की यहां पर बात की गई है। तो यहां पर राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 23 पर आते हैं भैया। अब देखिए इसमें गद्यांश से कुछ लेना देना ही नहीं है। उत्साह है जो शब्द आया है गद्यांश में, बताना है कैसा शब्द है, भाववाचक, सकर्मक क्रिया, गुणवाचक या फिर संबंधवाचक। तो उत्साह भैया क्या है? ये भैया हमारे अंदर भाव से होता है उत्साह है, तो हम कह सकते हैं उत्साह एक भाववाचक शब्द है। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं भैया हम प्रश्न क्रमांक 24 पर। जो घर शब्द आया है, घर का बहुवचन क्या होगा भाई? तो घर का बहुवचन क्या होगा भाई, बताइए आप लोग। तो यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर भैया वो ऑप्शन बी के साथ ही चला जाएगा। घर का बहुवचन भैया घर ही होता है। ओके, देखिए यहां पर कहा गया है चाकू का पर्याय बहुवचन चाकू ही होता है। नेत्र, प्राण, आंसू, अक्षर, दर्शन, ये क्या है, सदैव बहुवचन प्रयोग किए जाते हैं। भैया हमने गद्यांश पढ़ लिया है, अब आते हैं पद्यांश पर। ठीक है, देखिए पद्यांश तो बहुत सा छोटा, देखिए कितना छोटा है, बस इतना सा ही पद्यांश है। तो यहां पर क्या है, निर्देश दिएगा भैया कि कविता की पंक्तियां पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों में से सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहले आपको कविताएं पढ़ना है, उसके बाद प्रश्न क्रमांक 25 से लेकर प्रश्न क्रमांक 30 तक के उत्तर देना है। तो चलिए पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। क्या कहा गया है, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं, अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, अरुण उदयाचल सजाने आ रहा हूं। कल्पना में आज तक उड़ते रहे तुम, साधना से सिहर कर मुड़ते रहे तुम, अब तुम्हें आकाश में उड़ने ना दूंगा, आज धरती पर बसाने आ रहा हूं। तो भैया हमने पंक्तियां पढ़ ली हैं, अब चलिए हम चलते हैं सीधा प्रश्नों के ऊपर। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 पर आते हैं। गहरी नींद में सोने से क्या अर्थ है? भैया ये तो मुहावरा भी है, गहरी नींद में सोना। मृत्यु को प्राप्त होना नहीं, परिस्थिति में होना नहीं, बेखबर होना या फिर चिंता युक्त होना। तो यहां पर देखिए गद्यांश में भैया कहा भी गया है, अब ना गहरी नींद में तुम सो सकोगे, गीत गाकर मैं जगाने आ रहा हूं। मतलब क्या है, गहरी नींद में सोने का अर्थ भैया बेखबर होना। ठीक है, अभी तक तुम क्या थे, बेखबर थे, लेकिन अब मैं तुम्हें जगाने आ गया हूं। राइट आंसर हमारा वहां पर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। चलिए कभी लोगों को कहां जाने नहीं देगा। तो देखिए यहां पर कहा गया है अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा। अतल अस्ताचल का मतलब क्या है, पतन की ओर तुम्हें जाने नहीं दूंगा। देखिए पाताल में नहीं, जहां सूर्यास्त होता है नहीं, बल्कि क्या है
पतन की गहराई पर तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ये यहां पर कहा गया है। ऑप्शन सी यहां पर हमारा, ऑप्शन डी यहां पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 27 पर आते हैं। कहा गया है कवि किस तरह के व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है? जो अत्यधिक प्रेरित हैं? नहीं। जो बहुत परिश्रमी हैं? नहीं। जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है? बिल्कुल भैया सही है, जो जीवन की कठोर वास्तविकताओं से बेखबर है, कभी उन्हीं व्यक्तियों को संबोधित कर रहा है। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन सी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 पर आते हैं। कवि लोगों को क्यों जगाना चाहता है? देखिए बात हुई ना वहां पर, मैं जगाने आ रहा हूं, तो ताकि लोग गीत सुन सकें? नहीं भैया, गीत सुनने से की बात नहीं हुई यहां पर। सुबह हो गई है? नहीं है। यह कवि का दायित्व तो है भैया, कवि ने क्या ठेका ले लिया जगाने का? नहीं, बल्कि यहां पर जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है ताकि मनुष्यों में गतिशीलता आ सके और वे प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सकें। राइट आंसर यहां पर हमारा ऑप्शन बी के साथ है चला जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 29 पर आते हैं। अतल अस्ताचल तुम्हें जाने ना दूंगा, इस पंक्ति में बताना है कौन सा अलंकार है। भाई मैं हर प्रैक्टिस सेट में आपको प्रश्न देता हूं कि आपको इसका आंसर देना है, तो आपको भैया इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, देखिए यहां पर अतल अस्ताचल तुम्हें जाने नहीं दूंगा, भैया यहां पर तुलना तो हो नहीं रही है, तो उपमा और रूपक अलंकार नहीं हो सकते। अब ऑप्शन ए या ऑप्शन डी में से कोई एक सही है, वो आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है कौन सा सही है। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 30 पर आते हैं। कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? तो भैया कविता का उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है? यहां पर देखिए बेखबर है इंसान, तो यहां पर क्या है उसे जगाने की बात की गई है, अर्थात यहां पर जागृति उपयुक्त शीर्षक हो सकता है। ओके, तो प्यारे साथियों आज इस प्रैक्टिस सेट में इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई हो भैया सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।